हेलो एवरीवन, मैं फ़रहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी हिस्ट्री जीके की सीरीज़ चल रही है जिसका आज का आपका टॉपिक है गुप्तकाल। और गुप्तकाल कब से कब तक का होता है? 319 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक का आपका गुप्तकाल है। तो ये सीरीज़ जो आपकी चल रही है ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे है और उन टॉपिक्स पे आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज आपका जो टॉपिक है वो है गुप्तकाल। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकाल का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? आपको ये बताना है कि गुप्त शासन काल के दौरान वो व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों था। तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है भानुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है आपका बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी है आपका आर्यभट्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका वराहमिहिर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट क्या थे? एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी थे गुप्त शासन काल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। ये पूछा गया है कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी हिंदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका संस्कृत। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों को इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? इतिहासकार वी.ए. जो स्मिथ थे, वी.ए. स्मिथ, इतिहासकार जो वी.ए. स्मिथ थे, उन्होंने किसकी विजयों से यानी किसकी जीतों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त को, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्रह्मगुप्त को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका समुद्रगुप्त को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त को उन्होंने क्या पुकारा है? भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? आपको ये बताना है गुप्त वंश का जो राजा था वो कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है आपका चंद्रगुप्त। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त क्या थे? राजा थे गुप्त वंश के जिन्होंने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? जो गुप्त राजवंश था वो किस लिए प्रसिद्ध था? आपको ये बताना है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कला एवं स्थापत्य के लिए, ऑप्शन नंबर बी साम्राज्यवाद के लिए, ऑप्शन नंबर सी राजस्व एवं भूमि कर के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका साहित्यिक कार्यों का संरक्षण के लिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त वंश प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? आपको ये बताना है जो अजंता कलाकृतियाँ हैं वो किससे संबंधित है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा काल से, ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल से, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध काल से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका गुप्त काल से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से क्या है? अजंता कलाकृतियाँ संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? यानी जो विद्वान हैं, कुछ विद्वानों के अनुसार ये पूछा गया है कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, और आपका ऑप्शन नंबर डी है हर्ष। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपसे ये पूछा गया है कि जो अजंता चित्रकारी है उसका जो विषय वस्तु था वो किससे संबंधित था?
आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी वैष्णव मत, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका शैव मत। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से क्या था? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु संबंधित था बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। आपको ये बताना है कि जो उत्तर गुप्त युग था उसमें जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वो कौन सा था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कांची, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी नालंदा, ऑप्शन नंबर डी है आपका वल्लभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नालंदा क्या था? गुप्त युग में विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध हुआ था वो कौन सा था? नालंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ऐरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? यहाँ पे पूछा गया है ऐरन अभिलेख का जो संबंध है वो किस शासक से है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम यानी फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन नंबर डी आपका है भानुगुप्त। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी भानुगुप्त का संबंध किससे था? ऐरन अभिलेख से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? ये पूछा गया है फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी है आपका हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त सेकंड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था यानी भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? ये बताना है आपको। स्वर्ण युग या फिर कह सकते हैं आप गोल्डन पीरियड किसे कहा जाता था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल, ऑप्शन नंबर बी राजपूत काल, ऑप्शन नंबर सी चोल काल, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी है गुप्त काल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग या फिर गोल्डन पीरियड कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी चीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका बर्मा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? जो सेतु बंध के जो रचनाकार थे प्रवरसेन द्वितीय वो किस वंश के शासक थे? आपको ऑप्शन ए है शक, ऑप्शन नंबर बी है कड़व, ऑप्शन नंबर सी है वाकटक, ऑप्शन नंबर डी है आपका सातवाहन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाकाटक से क्या थे? वो किस वंश से? वाकाटक वंश से संबंधित है रचनाकार प्रवरसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? जो दिल्ली में मेहरौली स्थित है, जो जगह दिल्ली में मेहरौली स्थित है उसमें लौह स्तंभ है, उसका निर्माण किस सदी में हुआ था? आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ सदी, ऑप्शन नंबर बी सप्तम सदी, या फिर ऑप्शन नंबर सी तृतीय सदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका द्वितीय सदी। तो आपका सही क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ सदी में क्या हुआ था? लौह स्तंभ का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, फाहियान और हेवनस्थांग ने डैश के राज्यों को देखा। आपको ये पूछा गया है फाहियान और हेवनस्थांग ने डैश के राज्यों को देखा, किन राज्यों को देखा था? आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष, ऑप्शन नंबर बी हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्ण देवराय, और ऑप्शन नंबर डी है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को उन्होंने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? आपको ये बताना है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए राजतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर सी है गणतंत्रात्मक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजतंत्रात्मक गुप्तकालीन शासन की प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा। जो कुमार संभव महाकाव्य है वो किस कवि ने लिखा, आपको ये बताना है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी चंदवरदाई, ऑप्शन नंबर सी हरिशेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका कालिदास। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने ये महाकाव्य लिखा था, कुमार संभव महाकाव्य लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है, आपको ये बताना है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी कुषाण, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका पाल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुप्त युग में क्या हुई थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। आपको ये बताना है गुप्त युग में जो भू राजस्व की दर थी वो क्या थी, कितनी थी। आपका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उपज का चौथा भाग, ऑप्शन नंबर बी उपज का छठा भाग, ऑप्शन नंबर सी उपज का आठवां भाग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका उपज का आधा भाग। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उपज का छठा भाग क्या था, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो नगरों का पतन था वो किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आपको चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल, ऑप्शन नंबर बी प्रतिहार काल, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका सातवाहन युग। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर बी पाल वंश, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रतिहार। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने क्या किया था, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है। यानी दिल्ली के मेहरौली में जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति यानी किसकी याद में है, आपको ये बताना है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी चंद्र, ऑप्शन नंबर सी हर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका अनंगपाल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी चंद्र की स्मृति में ये क्या है, कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है उसमें ये लोह स्तंभ बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित नाटक का नायक कौन था। जो कालिदास द्वारा जो रचित नाटक था मालविकाग्निमित नाटक का, उसका नायक कौन था, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर ए है आपका पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी है आपका गौतमी पुत्र शातकर्णी, ऑप्शन नंबर सी है आपका अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर डी है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र क्या था, उस नाटक का नायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध है। जो समुद्रगुप्त के सैनिक के उपलब्धियों का जो वर्णन है उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है, आपको ये बताना है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए एरंड के, ऑप्शन नंबर बी गया के, ऑप्शन नंबर सी नालंदा के, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रयाग के। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रयाग के अभिलेख में क्या है, समुद्रगुप्त के सैनिकों की उपलब्धियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। ये पूछा गया है कि निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल में, ऑप्शन नंबर सी चोल काल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल में क्या था, स्त्रियों और पुरुषों को बराबर माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। आपको ये बताना है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो आपका
पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी कुषाण, ऑप्शन नंबर सी गुप्त या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका शुंग। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी गुप्त। क्या था? गुप्त ने कौन सा राजवंश था? गुप्त राजवंश था जिसने हूणों के आक्रमण के अत्यंत विचलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा नाटक जो था वो कालिदास ने नहीं लिखा था, नहीं बताना है। तो आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मालविका अग्निमृत, ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन नंबर सी है आपका विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन नंबर डी है आपका जानकी हरण। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जानकी हरण क्या था? कालिदास ने ये नाटक नहीं लिखा था। तो आज की वीडियो का यानी आज के टॉपिक का, आज के सेशन का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और हमें नेक्स्ट टॉपिक पे आप टॉपिक सजेस्ट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया। ये पूछा गया है कि गुप्त वंश ने डैश यानी किस अवधि में शासन किया, आपको ये बताना है। आपके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 319 से 500 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर बी 319 से 324 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर सी है आपका 325 से लेकर 375 ईस्वी तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 566 से 597 ईस्वी तक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 319 ईस्वी से लेकर 319 और 500 ईस्वी तक क्या किया था? 319 से 500 ईस्वी तक क्या करता? गुप्त वंश ने अपना शासन किया था, उनकी अवधि थी ये शासन काल की। आपका आज का सेशन का यानी आज का गुप्त काल का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ये बताना आपको कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त फर्स्ट यानी प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है आपका समुद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी है आपका चंद्रगुप्त प्रथम यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त प्रथम यानी कुमारगुप्त फर्स्ट को क्या माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं गुप्त काल से रिलेटेड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।